हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्राप्ति हमें पोषण के द्वारा होती है। मैंने ये बताया था पिछले चैप्टर में कि पोषण एक विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। तो पोषण में मैंने ये बताया था कि जीव जो होते हैं वातावरण से भोज्य पदार्थों को जटिल रूप में लेते हैं और फिर उनका पाचन करके उसे सरल भोजन के अणुओं में विघटित कर देते हैं। तो जब भोजन के अणु सरल रूप में हो जाते हैं तो उनसे हम डायरेक्टली ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इन भोजन के सरल अणुओं का ऑक्सीकरण करना पड़ता है और ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में होता है। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे हम लोग कहते हैं अवायवीय, और दूसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे हम लोग वायवीय कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भोजन के अणुओं को विघटित किया जाता है उनसे ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। इनसे अवायवीय जब होता है तो इस परिस्थिति में ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है जिससे आपके पूरे शरीर के सभी क्रियाओं का संचालन नहीं हो पाएगा। और वायवीय जब होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यहाँ पे ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मुक्त होती है। इसलिए अब देखिए, ऊर्जा हमें चाहिए और ऊर्जा के बिना हम लोग कोई भी अपने जीवन संबंधित क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, सही से उनका संचालन नहीं हो पाएगा। तो हमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा के लिए हमें वायवीय श्वसन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये अवायवीय वायवीय ये श्वसन के ही रूप है। ठीक है, और इसके लिए हमें ऑक्सीकरण करना होगा। भोजन के सरल अणुओं का ऑक्सीकरण करना होगा और ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन जरूरी है। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि शरीर में पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग भोजन का पाचन भी कर लेंगे, वो सरल रूप में विघटित भी हो जाएगा, लेकिन हमें ऊर्जा तो प्राप्त होगी नहीं। और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें ऑक्सीकरण करना होगा और ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यानी कि अब अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की आपूर्ति की, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हमें कहाँ से होगी? तो वह श्वसन क्रिया के द्वारा ही होगी, है ना। श्वसन क्रिया के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो श्वसन क्या है? यहाँ से हमें क्या पता चला है? अगर हम लोग कहें कि श्वसन को परिभाषित कीजिए तो हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है ना जी। अगर सरल में अगर आप परिभाषा देना चाहें, बिना श्वसन की क्रिया के हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके श्वसन क्रिया के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलेगा तभी हम लोग ऑक्सीकरण कर पाएंगे और ऑक्सीकरण कर पाएंगे सरल अणुओं का, भोजन के सरल अणुओं का, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि सर ये ऑक्सीकरण की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ होती है, किस भाग में होती है, कैसे होती है, इन सभी बातों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा इसे परिभाषित कर सकते हैं श्वसन को दो लाइन में यहाँ पे कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन
होता है। ये तो एक सरल परिभाषा हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करें। तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस ऊर्जा का उत्पादन हमारी कोशिकाओं में होता है, हमारी कोशिकाओं में होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने ही बारे में, इस मानव के ही बारे में हम लोग बात करें, कोई भी जीव के बारे में जो जटिल होते हैं, जैसे कोई भी हाथी, गधा, बैल, कोई भी आप ले सकते हैं जीव, ठीक है, उनके अंदर हम लोग बात करते हैं। तो ऊर्जा का उत्पादन उनमें कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। और कोशिकाओं में जो सरल भोज्य पदार्थ है वह पहुंच जाते हैं। जो छोटी आंत के अंदर अवशोषण होता था ना, पाचन पचे हुए भोजन का जब वहाँ पे अवशोषण होता था, तो वहाँ से जो आपके सरल भोज्य पदार्थ है वह कोशिकाओं में पहुँचते हैं। और कोशिकाओं में जो पहुँचते हैं, है ना, वो कोशिकाओं में पहुँचने वाले जो सरल भोज्य पदार्थ है वह मुख्यतः क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। हाँ, ग्लूकोज के साथ साथ कभी कभी उसमें वसा भी होते हैं, है ना, और एमिनो अम्ल भी कभी कभी, विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल भी होता है, ठीक है, एमिनो अम्ल भी होता है। तो इनका क्रमित ऑक्सीकर विघटन होता है, और है ना, इनका क्या होता है? इनका क्रमिक या क्रमित भी लिख सकते हैं, क्रमित ऑक्सीकर विघटन होता है, ठीक है। और जिससे ये क्या होते हैं, ये इनके जो बंधन होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, वह टूट जाते हैं। आप जानते हैं ना ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो इनके जो बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये बॉन्ड टूटकर इससे क्या होता है, जब इनका बॉन्ड टूटता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वह टूटने के फलस्वरूप इनसे ऊर्जा मुक्त होती है। इनसे क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इनके बीच का जो आप रासायनिक इनके बीच का जो बॉन्ड टूटता है, बंधन टूटता है, तो इनसे क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। और जो ऊर्जा निकलती है वह एटीपी के रूप में होती है। एटीपी को हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे अंदर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। और कोशिकाओं में जो सरल भोज्य पदार्थ है, उनके सरल भोज्य पदार्थ के रूप में क्या क्या पहुँचता है? ग्लूकोज, कभी वसा, और विशेष परिस्थिति में कभी कभी अम्ल, लेकिन मुख्य रूप से आपका ग्लूकोज ही होता है। तो जब ये ग्लूकोज का क्रमिक ऑक्सीकर विघटन होता है तो उसके फलस्वरूप इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, इनके बंधन टूट जाते हैं, और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहती है, ये संग्रह होती है। और यह संग्रह कहाँ होता है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना जी, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह ऊर्जा संचित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा घर, ऊर्जा का घर या ऊर्जा घर कहते हैं। इसी के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। और जलीय विघटन के द्वारा जीव इस ऊर्जा का उपयोग कर पाता है। ये जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है, इस ऊर्जा का उपयोग जलीय विघटन के द्वारा जीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, यह देख रहे हैं कि ये जो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वह कोशिकाओं में हो रहा है, कोशिकाओं में हो रहा है। तो इसलिए एटीपी ये जो ऊर्जा है इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, जैव ऊर्जा। और हम ये देख रहे हैं कि ऊर्जा की ये प्राप्ति मुख्य रूप से ग्लूकोज के द्वारा हो रही है। इसलिए हम लोग ग्लूकोज को क्या कहेंगे? कोशिकीय ईंधन कहेंगे, क्योंकि यही ईंधन है, इसी के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है ग्लूकोज को, ठीक है। और ये किस तरह से ये क्रिया होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभिक्रिया के द्वारा देख लेते हैं। तो हम लोग अभिक्रिया यहाँ लिख सकते हैं,
C6H12O6 आपका ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ना ऑक्सीकरण करने के लिए, और साथ ही साथ एंजाइम्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और फिर ऊर्जा भी उत्पन्न होगी जो ATP के रूप में रहेगी। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए 6 संतुलित हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज के क्रमिक ऑक्सीकर विघटन के फलस्वरूप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बन रहा है ऊर्जा के साथ साथ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकलता है इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। जल भी हमारे पसीने के द्वारा या फिर से हमारे मूत्र मार्ग द्वारा ये संचित होकर बाहर निकल जाता है। तो कैसे ये सब क्रियाएं होती है ना, तो ये उत्सर्जी पदार्थ में आएंगे ना, तो इसके बारे में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर है ना आगे देखेंगे। ठीक है, उत्सर्जन में जल को कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालेंगे अपने शरीर से, वो श्वसन क्रिया द्वारा निकलता है, कैसे निकलता है वो तो हम लोग इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो और ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने जीवन संबंधित क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं किस तरह से होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन कोशिकाओं में सरल भोज्य अणुओं ब्रैकेट में लिख देंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज, मुख्य रूप से तो ग्लूकोज ही रहता है, साथ ही साथ वसा और विशेष परिस्थिति में अमीनो अम्ल भी रहता है। तो ये खाली सिर्फ हम लोग ग्लूकोज ही लिखते हैं। ग्लूकोज का क्रमिक ऑक्सीकर विघटन है ना, विघटन किया जाता है जिससे ग्लूकोज के बंधन टूटते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में मैंने पूरा नाम बता दिया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP के रूप में हमारे या कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। ठीक है, जीव इस ऊर्जा का उपयोग जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। ठीक है, अच्छा समझ गए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ हमारे कोशिकाओं के अंदर जो भोजन के अणु यानी जैसे ग्लूकोज हुआ, वसा हुआ, ये कैसे पहुंचते हैं। तो हमने देखा था कि जब भोजन का पाचन होता है तो वो छोटी आंत में पूर्ण होता है ना जी, और छोटी आंत के दीवारों पे हजारों की संख्या में विली होती है और वो विली बचे हुए भोजन का अवशोषण करती है और वहां से यह शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है ग्लूकोज के रूप में, वसा के रूप में। ठीक है, और फिर वहां जब कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसका क्या होता है, क्रमिक
ऑक्सीकर विघटन के फलस्वरूप ये टूटने लगता है, ये ग्लूकोज का बंधन टूटने लगता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। तो मैंने आपको बताया कि जल कैसे हमारे शरीर से ये बाहर निकलेगा, इसके बारे में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, ये श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हम लोग श्वसन के बारे में समझ चुके हैं, श्वसन की क्रिया अब कैसे होती है इसके बारे में आज हम लोग अभी फिलहाल यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें समझना होगा कि श्वसन की क्रिया हम लोग जो करते हैं वह किस प्रकार से करते हैं, वह कैसे होता है, उसके लिए मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें समझना बाकी है। तो फिलहाल मैं आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्वसन को परिभाषित करेंगे, उसके बाद वायवीय अवायवीय श्वसन को भी समझेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।